एविडेंस चलेगा भाई। पहले एविडेंस आप लोग निकाल लीजिए ताकि आज पहले पीरियड में भाई 167 तक ख़त्म किया जाए। तो उसके बाद आईपीसी चलेगी, क्योंकि समय कम है और एक एक निपटाया जाए ताकि ये हो कि हाँ ये निपट गया। आईपीसी में देखिए आपका मुख्य रूप से भाई 2 चैप्टर बताया जाएगा जो नहीं पढ़ा गया, क्योंकि आईपीसी अभी 10 दिन पहले 15 दिन में पढ़ाया था। तो आईपीसी में और थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। और आईपीसी में अध्याय 8 और अध्याय 16, तो आज अध्याय 8 समाप्त करके 16 आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो कल उसको निपटा दिया जाएगा। पहले पीरियड में आईपीसी ही लग जाएगी। और एविडेंस आपका आज प्रयास करते हैं कि 167 तक हो जाए। इधर छोटी छोटी धाराएं हैं और फिर आपका 1 से 55 बचेगा, क्योंकि 56 से भाई चल रहा है। और भाई देखिए आपका नए लोगों के लिए तो भाई थोड़ा दिक्कत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप प्रयास करिए कि कम से कम 60% क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि प्री निकल जाए। 60% कम से कम, मैंने 60% में हो जाएगा। देखिए धारा 122 बताई जा रही थी, इस पर टेक्निकल क्वेश्चन आता है। धारा 122 पहला क्वेश्चन आपका बेयरक की भाषा भी मैं बता रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका आपका यही है कि बेयरक पर लिख लेना चाहिए कि विवश नहीं किया जा सकता, कि अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, कि दोनों। तो जो बेयरक में है उसको आपका लिखते रहिए, सही रहेगा एक एक लाइन। आपका प्रिविलेज के बारे में देखिए आपका केस भी बना है, एमसी वर्गीज का केस याद रखिए। देखिए विवाहिता स्थिति के दौरान में दी गई संसूचना, फिर एक बार हम बता दें, अगर वैध विवाह हुआ है, अगर पति पत्नी को विवाह के कायम रहते हुए कोई जानकारी देता है, कोई कम्युनिकेशन करता है, या पत्नी पति को देती है, तो सामान्यतः वे बातें कोर्ट में ओपन नहीं की जाएगी। यानी कि पति को न तो ये विवश किया जाएगा कहने के लिए कि पत्नी ने क्या कहा, और न ही पत्नी को। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। और वहीं अपवाद एक तो पूछा जाता है, और दूसरा कब तक ये संसूचना संरक्षित रहेगी। तो विवाह के कायम रहते हुए भी प्रोटेक्ट रहेगी, विवाह टूटने के बाद भी यानी कि डाइवोर्स के बाद भी ओपन नहीं होगी, और किसी पक्षकार के मृत्यु के बाद भी, और आ जाए उपर्युक्त सभी। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पिछली बार बना था, तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। इसके बाद कब ये संसूचना ओपन की जा सकती है, तो जब संसूचना देने वाला क्या हो जाए रजामंद, जैसे पति ने पत्नी को जानकारी दी थी और पति रजामंद हो जाए कि मैं क्या जानकारी दिया था बताइए, तब ओपन हो जाएगा। दूसरा आपका कि तीसरे व्यक्ति ने संसूचना को सुन लिया है तब भी ओपन, संसूचना के अलावा कार्य है तब भी ओपन, और अगर मुकदमा सतर्क रहना है किसके बीच हो, पति पत्नी के बीच, तब भी ये संसूचना क्या हो सकती है, प्रकट। तो मुख्य रूप से आता है कि कब तक संरक्षित रहेगी, तो भाई विवाह विघटन के बाद और मृत्यु के बाद भी, ये सतर्क रहिएगा। इसके बाद आपका शब्द क्या लिखा है कि विवश नहीं किया जाएगा, कि अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, कि दोनों। तो अब डायरेक्ट एक बार पढ़ दिया जाए। कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका माने पहले था, आपका किसी संसूचना को जो किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित है या रह चुका है, विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी, प्रकट करने के लिए विवश न किया जाएगा। तो पहला शब्द आया कि बाध्य नहीं किया जाएगा, और वह किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कि परमिशन भी नहीं दी जाएगी। तो यूपीएपीओ का मॉडल है कि विवश नहीं किया जाएगा, कि अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। यहाँ लिख लीजिए, अनुज्ञा भी नहीं दी जाएगी और विवश भी नहीं किया जाएगा। कल दोनों का मतलब बताया गया था डिटेल में शुरुआती दौर में, बेरक पर ही लिख लेना है। अब आइए 122 के बाद 123, बस एक लाइन का क्वेश्चन बनता है,
राज्य के कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य। तो कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलाप से संबंधित और प्रकाशित शासकीय दस्तावेजों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा, यानी कि अनुज्ञा ही नहीं दी जाएगी, परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो पहला तो ये देखना है कि 123 में विवश नहीं किया जाएगा कि अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, कि दोनों, तो अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। दूसरा आपका जो सतर्क होकर यहाँ देखना है, 123 आपका पापुली लेक्स सुप्रीमो, वही मैक्सिम पूछा जाता है। लोक मत सर्वोच्च विधि होती है, यानी कि यह लोक मत सर्वोच्च विधि होता है। पापुली लेक्स सुप्रीमो, एक बार मैक्सिम पूछा है, एक बार इसका मतलब पूछा है, और अंतिम पूछ सकता है केस। केस गलत ना हो, केस उसी पर लिख लेना है कि लोक मत या लोकहित सर्वोच्च होता है। अगर आ जाए तो कौन सी धारा मारेंगे, 123। खूब क्वेश्चन बनता है। पापुली लेक्स सुप्रीमो रटे रहिएगा, और केस के साथ रटना है एस सिंह, सोढ़ी सुखदेव सिंह वर्सेज पंजाब राज्य। केस भी बन सकता है सोढ़ी सुखदेव सिंह, शॉर्टकट में एस सिंह। आइए धारा 24 देखा जाए। आपका 123 पर इतना याद रखिए, पापुली लेक्स सुप्रीमो। 124 शासकीय संसूचनाएं, कोई भी लोक अफसर उसे शासकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा यदि वह समझता है कि ऐसी जानकारी को प्रकट या ओपन करने से लोकहित या पब्लिक इंटरेस्ट को क्या पहुंचेगा, नुकसान। तो 124 में भी है कि पापुली लेक्स सुप्रीमो, लेकिन आयोग सदैव 123 ही मारता है, और जबकि 124 में भी लिखा गया है कि अगर लोकहित को नुकसान पहुंच सकता है तो वह जानकारी प्रकट करने से क्या किया जा सकता है, इनकार। लेकिन 100 जो भी कारण 123 ही मारा जाता है। दूसरा देखिए आपका 124 के बाद 125 पूछा जाता है। 125 अपराधों के करने के बारे में जानकारी। 2-3 क्वेश्चन इस पर बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि मुखबिरों को या जासूसों को संरक्षण की धारा में, लिख लीजिए भाई, धारा 125 के तहत जासूसों को संरक्षण दिया गया है, अर्थात मुखबिरों को संरक्षण दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आपका 125 कब लागू होगी। देखिए ध्यान से भाई, इसमें थोड़ा क्वेश्चन अंदर से बना है। किसी मजिस्ट्रेट से या किसी पुलिस ऑफिसर से यह नहीं पूछा जाएगा, यानी कि उसे विवश नहीं किया जाएगा कि तुम बताओ कि अपराध की सूचना तुम्हें कहाँ से मिली। जैसे कि मुखबिर या जासूस जो सूचना देते हैं, तो जासूसों या मुखबिरों का नाम गुप्त रखा जा सकता है। ये कौन सी धारा आपका बताती है, एविडेंस की धारा 125, विवश नहीं किया जाएगा। दूसरा आपका जो सतर्क रहना है, जो पूछा जाता है कि किसी राजस्व ऑफिसर से भी यह राजस्व ऑफिसर को विवश नहीं किया जा सकता कि राजस्व संबंधी अपराधों की जानकारी उसे कहाँ से मिली। ये कौन सी धारा है, 125। यानी कि 3 याद रखिएगा, थोड़ा तोड़ कर पूछा जाता है। तो कौन कौन विवश नहीं किए जा सकते अपराध की सूचना को प्रकट करने के लिए, तो पहला मजिस्ट्रेट, दूसरा कौन, पुलिस अधिकारी, और तीसरा राजस्व अफसर। उपर्युक्त सभी मार्क कर आइएगा, फिर मैं बता दूं। यहाँ लोग गलत करके आ रहे हैं। आपका पहला मजिस्ट्रेट, दूसरा कौन, पुलिस अधिकारी, और तीसरा कौन है आपका, तो राजस्व अधिकारी। आपका 125 हो गया।
126 आपका वृत्तिक संसूचनाएं, ये भी को पूछा जाता है। प्रोफेशनल आपका कम्युनिकेशन। वृत्तिक संसूचनाएं मतलब कि वकील साहब आ गए। अब यहाँ देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। धारा 126 के तहत किसको प्रिविलेज दिया गया है? पहला क्वेश्चन ये अब दे देगा क्लाइंट को, क्लाइंट मतलब कक्षीकार को। दूसरा एडवोकेट यानी कि वकील साहब को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। ये नया क्वेश्चन बन सकता है। एक लाइन लिख लीजिए, क्लाइंट यानी कि कक्षीकार और अधिवक्ता दोनों को संरक्षण दिया गया है। नया क्वेश्चन बना सकता है, कक्षीकार एवं अधिवक्ता दोनों को संरक्षण दिया गया है। कक्षीकार मतलब क्लाइंट, क्लाइंट को हिंदी उर्दू में कहते हैं मुवक्किल, न है तो लिख लीजिएगा कक्षीकार मतलब क्या? क्लाइंट। दोनों की संसूचना, सतर्क रहना है। एक उदाहरण देखा जाए आपका, एक अभियुक्त है, अपराध किया था, वकील साहब के पास गया और वकील साहब से कहा कि मैं ही अपराध किया हूँ, आप मुझे बचाइए। तो क्या वकील साहब को बाध्य किया जा सकता है कि बताइए कि अभियुक्त ने क्या कहा था? नहीं, ये बाध्य नहीं किया जा सकता, इसीलिए वकील साहब बचे हुए हैं। नहीं तो पुलिस वकील साहब को ही न पकड़ लेती कि आपके पास अभियुक्त आया था और बताइए अभियुक्त ने घटना के बारे में क्या बताया। तो वकील साहब को बहुत बड़ा संरक्षण मिला है। कौन सी धारा में? 126। और वकील साहब के जो मुंशी और क्लर्क रहते हैं उनको 127, सभी बताया जाएगा। देखिए आपका लेकिन लगाना है थोड़ा कंसेप्ट बनाने में। यदि अवैध उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए सूचना दी गई है तो उसको ओपन किया जा सकता है। एक अवैध उद्देश्य बता दिया जाए, ए वकील साहब के पास जाता है और ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ बी को मारने, और जब मार के आ जाऊंगा तो आप हमारा क्या करिएगा? बचाओ। तो ये जो संसूचना है ये प्रकटन से संरक्षित नहीं है, अर्थात वकील साहब ये कह सकते हैं कि अभियुक्त ने हमसे बताया था कि जा रहा हूँ क्या मारने, लेकिन मार कर आ गया तब नहीं, अवैध उद्देश्य। और दूसरा वकील साहब को रख लिया और उसके बाद कोई कपट कर दिया या अपराध किया तो एक कपट करा दिया जाए। वकील साहब के आया और कहा कि हजूर 500 रुपया हमारा भी लिया है, दिलवाइए। वकील साहब मुकदमा लड़ने लगे और मुकदमे के दौरान वकील साहब को पता लगा कि आया था 500 रुपया की मांग करने और कागज में तो 5000 हो गया है। यानी कि नियोजन के बाद क्लाइंट ने ही कागज में क्या किया? हेर फेर। तो वकील साहब बता सकते हैं कि इधर बैठिए, हो जगह तो है इधर पीछे। वकील साहब ये बता सकते हैं, बैठिए भाई, वकील साहब ये बता सकते हैं कि इन्होंने कपट किया है नियोजन के बाद। अब इसी बातों को 126 में समाहित किया गया है। 126 के उदाहरण भी हैं और उदाहरण को अच्छे से भाई तैयार करके जाइएगा कि कब संसूचना प्रकट हो सकती है और कब नहीं। देखिए आपका 126 बताया जाए, कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्ति सम्मत के सिवाय ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए जो उसके ऐसे बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील की हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में या नियोजन के उद्देश्य के लिए उसके कक्षीकार यानी कि क्लाइंट द्वारा या उसकी ओर से, यानी कि कक्षीकार के घर वाले दिए हैं, कक्षीकार की ओर से उसे दी गई हो अथवा किसी दस्तावेज की जिससे वह अपने वृत्तिक नियोजन के अनुक्रम में या प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है, अंतर्वस्तु या दशा कथित करने को अथवा किसी सलाह को जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या उद्देश्य के लिए कक्षीकार को दी गई है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, परमिट नहीं किया जाएगा।
तो अनुज्ञात नहीं किया जाएगा कि विवश नहीं किया जाएगा कि दोनों? तो पहला शब्द क्या आया कि अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट या उसके माने उसकी ओर से किसी व्यक्ति ने वकील साहब को क्या जानकारी दी या वकील साहब ने क्या सलाह दी क्लाइंट को कि ये करो, इसको प्रकट नहीं किया जाएगा सामान्यतः। लेकिन क्लाइंट अगर रजामंद हो जाए तो प्रकट हो सकता है भाई, यानी कि क्लाइंट कहे कि वकील साहब बताएं कि हमने क्या कहा था, तब वकील साहब प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इसके परंतुक भी हैं, परंतुक ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए एक परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित बात को प्रकटीकरण से संरक्षण नहीं देगी। पहला, किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई सूचना, यानी कि ये कहता है वकील साहब से कि मैं जा रहा हूँ फर्जी वसीयत बनाने और वसीयत बनाकर आ जाऊँगा तो आप हमारा मुकदमा लड़िएगा, तो ये प्रकटन से संरक्षित है कि नहीं? नहीं है। और दूसरा, नियोजन के बाद कोई अपराध कर दिया क्लाइंट ने या फ्रॉड कर दिया तो फ्रॉड करवा दीजिए। 500 रुपया था तो कितना बना दिया बाद में? 5000। तो वकील साहब कह सकते हैं कि आया था तो 500, अब कितना है? 5000। दृष्टांत भाई आप घर पे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा समय कम है लेकिन जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको लिख लीजिए अंडरलाइन। आपका दृष्टांत न आएगा तो बताइएगा। 127 देखा जाए, 127 में सिद्धांत लिखिए, जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह कार्य अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। 127 में सिद्धांत लिखिए तो, जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता माने डायरेक्ट, जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। एविडेंस में अब जहाँ जहाँ ये सिद्धांत है आपका एक जगह एकत्र करिए। आपका एक तो धारा 127 और दूसरा ज़्यादातर पूछा जाता है एविडेंस की धारा 26, लिख लीजिए। तो ये सिद्धांत दो जगह हैं। कौन कौन धारा? आपका एक 26 धारा यानी कि 26 और दूसरी धारा हम कौन लिखवा रहे हैं? 127। बस एक लाइन की धारा है। अब वकील साहब के क्लाइंट गया है अपनी बातें रख रहा है, तो वकील साहब के मुंशी होंगे, क्लर्क होंगे, चपरासी होंगे, सेवक होंगे, वो तो सारी बातें क्या करते हैं? सुनते रहते हैं। तो आपका जब वकील साहब नहीं प्रकट कर सकते कोई, तो क्या यह मुंशी और क्लर्क प्रकट कर देंगे? तो इन पर भी रोक लगाई गई है। कौन सी धारा में? 127। यानी कि जो काम सीधे नहीं हो सकता वो मुंशी और क्लर्क से नहीं करवाया जा सकता। ये कौन सी धारा हो गई? 127। 128 छोड़ दीजिए। 129 बस एक लाइन आता है, विध सलाहकारों से गोपनीय संसूचना आपका कहाँ दी गई है? तो आपका 129 में अगर विध सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं ली गई हैं तो क्या उसको प्रकट किया जा सकता है कि नहीं? तो बस एक लाइन, प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप बताइए कौन किससे सलाह लेता है? अगर भारत के राष्ट्रपति को सलाह लेना हो तो आपका कुछ विधिक राय लेनी हो तो किससे लिया जाता है? राष्ट्रपति नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं भाई, वो तो सलाहकारी अधिकारिता नहीं। वकील बताइए। हाँ, महान्यायवादी भाई। भारत का राष्ट्रपति लेना चाहता है तो किससे लेगा? और केंद्र सरकार भी किससे लेती है? महान्यायवादी। और उत्तर प्रदेश सरकार या राज्यपाल लेना चाहता है तो महाधिवक्ता। तो अब जो लेटरबाजी होती है यानी कि गोपनीय संसूचना, क्या उसको ओपन किया जाएगा? ओपन नहीं, विवश नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट है और कोर्ट करा सकता है, तो अलग बात है। देखिए आपका 129 बस एक लाइन, विवश नहीं किया जा सकता, रट कर जाइएगा गोपनीय। 130, जो साक्षी पक्षकार नहीं है
उसके हक विलेख का पेश किया जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जो साक्षी मुकदमे का पक्षकार नहीं है, अगर वह हक विलेख पेश कर सकते हैं कि करने से क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है, उसे विवश नहीं किया जा सकता। यानी कि ए और बी में आपस में मुकदमा चल रहा है और ऐसी दशा में कह सकते हैं कि ए और बी में मुकदमा चल रहा है और हक विलेख सी के पास है। सी न तो बताइए हो कोई आया क्या? कौन आ जाए? एक सेकंड भाई, क्या किया जाए, बहुत दूर दूर से लोग आ जा रहे हैं आजकल। अब एक लोग 3 दिन आए, मुलाकात नहीं हो पाई। अब क्या क्या सब लोग हमसे मिलना चाहते हैं, कहाँ समय है। देखिए यहाँ से आपका 130 से भी भाई क्वेश्चन बना है और आपका इधर से प्री का भंडार है, सब बता दिया जाए। ये सब प्री का भंडार चल रहा है, इधर से बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन बनता है। यूपी हर एक राज्य में इस समय इधर से क्वेश्चन बन रहा है, सतर्क रहना है। देखिए आपका डायरेक्ट एक बार, जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेख का पेश किया जाना। तो हम उदाहरण बता रहे थे कि ए और बी में मुकदमा चल रहा है, सी पक्षकार नहीं है और सी के पास मूल कापी है, तो सी चाहे तो उस मूल कापी को पेश करने से क्या कर सकता है, इनकार। लेकिन इसके अपवाद है, अपवाद नहीं देखना है। इसके बाद 131, उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें दूसरा कोई व्यक्ति जिसका उस पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि 130 में अगर जिसके पास माने दस्तावेज था और उसका क्लर्क या मुंशी या अभिकर्ता दस्तावेज रखा है तो एक इनकार कर सकता था, तो उसका अभिकर्ता भी क्या कर सकता है, पेश करने से इनकार। यहाँ आपका क्वेश्चन जो बनता है उसको जरूर लिखिए। धारा 131 से इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धारा प्रतिस्थापित है। तो एक लाइन बस ये लिखना है कि धारा 131 और भी लिखवाया गया भाई, सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई। तो कौन कौन सी धारा कल परसों बताया गया प्रतिस्थापित की गई 2000 में? दो धारा, कौन कौन? 39 और कौन सा 131। बस एक लाइन लिखिए, ज़्यादा नहीं।
इसके बाद आपका मैंने प्रतिस्थापित सन 2000 में इतना लिखिए 131, 132 से आपका क्वेश्चन बनता है। अब आइए पहला मॉडल बनता है कंपेल्ड विटनेस। भाई इंग्लिश में भी लिखिए कंपेल्ड विटनेस या विवसनीय साक्षी, हिंदी में भी लिख लीजिए विवसनीय साक्षी, इंग्लिश में कहा जाएगा कंपेल्ड विटनेस। विवसनीय साक्षी का मतलब बाध्य किया हुआ साक्षी या गवाह, बाध्य किया हुआ गवाह। एक मॉडल ये बन सकता है, अभी बना नहीं है भाई, कुछ नए मॉडल भी निकाला जाए। बाध्य किया हुआ गवाह या मजबूर किया हुआ गवाह, मजबूर किया हुआ गवाह यानी कि न्यायालय गवाह को बाध्य करेगा कि तुम उत्तर दो, इसमें कोई शक नहीं है। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि कंपेल्ड विटनेस एविडेंस की किन किन धाराओं में है जहां न्यायालय बाध्य करता है गवाह को कि उत्तर दो। 3 धारा मार कर जाइएगा याद करके, 132, 147, 165 लिखिए, 3 धारा लिखिए तो 132, 147, 165, 3 धारा लिखिए भाई, बन सकता है नया क्वेश्चन। ये एक जगह मैं एकत्र करवा दे रहा हूं, तो पहले 132 देखिए। आपका इतना टेक्निकल यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भाई आप खुद ही भ्रम जाएंगे अगर आ जाएगा तो। एकदम टेक्निकल या कुछ भी बने दिमाग अस्थिर कर लीजिए। किसी भी गवाह को इस आधार पर कह सकते हैं उत्तर देने से क्षम्य नहीं किया जाएगा कि वह उत्तर देगा तो स्वयं अपराध में फंस जाएगा, या उत्तर देगा तो उसकी संपत्ति का समपहरण हो जाएगा, या उस पर जुर्माना लग जाएगा, या शास्ति लग जाएगी, सेंक्शन लग जाएगा। इस आधार पर वह उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। अब किस आधार पर क्षम्य नहीं होगा? अब 3 देगा, समपहरण, अपराध में फंस जाएगा, शास्ति या जुर्माना, और दे देगा उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी मार कर आना है, इस आधार पर उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। अब समस्या ये आई कि जब गवाह को विवश किया जा रहा है कि तुम उत्तर दो, और गवाह जब उत्तर दे रहा है तो ऐसा उसके उत्तर द्वारा वह अपने को ही अपराध में फंसा दे रहा है, या ऐसा उत्तर दिया कि उसी की संपत्ति ही जब्त हो जाएगी या सेंक्शन लग जाएगा, शास्ति, तो क्या अब उसके खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलेगा, उसकी संपत्ति जब्त होगी। तो कानून की ये नज़र है कि जब गवाह को बाध्य किया जाता है तो उसे प्रोटेक्शन भी दिया जाए। इसका मतलब कि यदि गवाह जवाब दिया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन एक अपवाद है, और वहीं दिमाग में बैठा लेना है, झूठ बोले कौआ काटे, यानी कि अगर गवाह क्या बोलता है झूठ, तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब कुल मिलाकर थोड़ा टेढ़ी खीर है भाई, समझना, इसमें कोई शक नहीं है नए लोगों के लिए। लेकिन कुल मिलाकर फिर एक लाइन बता दें कि जब कोई गवाह गवाही देने आया है तो उसे बोलना होगा। अब ये कहे कि हम अपराध में फंस जाएंगे, कोई मतलब नहीं, बोलो। और कानून कहता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, संरक्षण भी देता है। दूसरा आपका हमारे ऊपर तो सेंक्शन लग जाएगा, तब भी बोलना पड़ेगा, लेकिन सेंक्शन लगेगा, या हमारी संपत्ति ही जब्त हो जाएगी लेकिन जब्त नहीं की जाएगी। इसलिए नियम बनाया गया कि गवाह खुलकर जो भी बातें हैं वो क्या करे, बोले, लेकिन एक काम न करे, कौन सा? मिथ्या साक्ष्य न दे, यानी कि झूठ न बोले। झूठ बोलेगा तो मिथ्या साक्ष्य देने का क्या चलाया जाएगा? मुकदमा। भाई अच्छे से इसको तैयार रखिएगा, आपका इतना उलझाऊ शब्द लिखे गए हैं, इसको एकदम आसान भाषा में बताया गया जो मॉडल झारखंड इत्यादि में बना है। अगला देखिए भाई 133 सह अपराधी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है 133 सह अपराधी। तो
पहला क्वेश्चन आता है कि सह अपराधी की परिभाषा किस धारा में, तो परिभाषा नहीं दी गई है। सह अपराधी के बारे में आपका एविडेंशियल वैल्यू बताई गई है। तो फिर क्वेश्चन आया कि सह अपराधी कौन होता है। 2-3 केस याद करके जाइएगा, देखिए 2-4 मिनट इसको, तब आपका सह अपराधी को आपका एकम्प्लिक्स कहा जाता है। पहले तो इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, एकम्प्लिक्स, क्योंकि बिहार हमेशा सह अभियुक्त और सह अपराधी हिंदी में लिखता है और इंग्लिश में आपका अलग लिखता है। जब भी क्वेश्चन 3-4 बार आया है तो यहाँ से आपको सतर्कता बरतनी है। अगर सह अभियुक्त आए तो को एक्यूड यानी कि धारा 30 वाला, और सह अपराधी आए तो कौन वाला, 133 वाला। सह अपराधी की परिभाषा नहीं दी गई है, या इकबाली साक्षी या राज साक्षी आ जाए। इकबाली भी लिख लीजिए, नहीं तो पता लगा कि सह अपराधी लोग पढ़े हैं और कहाँ क्या आ गया कंपटीशन में, इकबाली। सह अपराधी, इकबाली साक्षी या अपराध में भागीदार या साझीदार। देखिए एक लाइन, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करते हैं और उस अपराध को करने का उनका इरादा भी होता है, चाहे मुख्य अपराधकर्ता के रूप में या सहायक के रूप में, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, सह अपराधी। देखिए 2 बातें हमने बताया, सह अपराधी के लिए संख्या कम से कम कितनी हो, 2 या 2 से अधिक। दूसरा, इनका अपराध करने का इरादा हो कि न हो। अब आइए 2-3 लाइन देखिए, यही आपका बनता है कि सह अपराधी, मैं बताया था भाई सीआरपीसी में, इसी सह अपराधियों में से एक या एक से अधिक को सरकार क्षमादान कराती है और वह राज साक्षी या इकबाली साक्षी या सरकारी गवाह या क्षमा याफ्ता गवाह बन जाता है और अपने अन्य साथियों के विरुद्ध क्या देता है, साक्ष्य। तो बताइए सीआरपीसी में सह अपराधी को क्षमादान की धारा में, 306 की धारा में, सुपुर्द न्यायालय की धारा में करता है 307, और शर्त का उल्लंघन किया सह अपराधी तो मुकदमा 3 चल सकता है, 308 बताया गया था भाई, रट कर जाइएगा। फिर बैक होइए, अब सह अपराधी सक्षम साक्षी होगा कि अक्षम, तो 133 बताती है सक्षम साक्षी होगा और बिना किसी संपुष्टि के भी अगर अन्य सह अपराधियों को सजा दे दी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वह सजा अवैध नहीं होगी बल्कि क्या होगी, वैध। तो बताइए सह अपराधी सक्षम साक्षी होगा किस धारा में बताया गया, 133। क्या केवल सह अपराधी के साक्ष्य पर सजा दी जा सकती है कि नहीं, दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला आपका जो पूछा जाता है केस 2 कम से कम याद रखिए, भुवनी साहू का और आपका डगडू का, 2 केस लिख लीजिए। तो भाई भुवनी साहू या भुवानी साहू, भुवानी साहू का, और दूसरा केस किसका है, डगडू। 2 याद रखिए, बहुत भाई नोट्स में हाँ 1-2 और देख सकते हैं, शॉर्टकट में याद रखिए डगडू का। दूसरा देखिए भाई आगे, अब एक लिस्ट बनता है, वह लिस्ट ये बनता है कि कौन सह अपराधी है और कौन नहीं है। यही लिस्ट आपका गलत हो सकता है, तो सतर्क रहिएगा। मैं पहले ही बताया कि अगर अपराध करने का इरादा है और अपराध में शामिल हैं तभी वह एकम्प्लिक्स माना जाएगा। तो आप लोग बताइए, जो ट्रैप विटनेस होते हैं या जासूस होते हैं, जो यंत्र साक्षी होते हैं अर्थात पास साक्षी या मुखबिर, अभी बताया गया कि मुखबिरों को कौन सी धारा संरक्षण प्रदान करती है, 125। भाई रटिए कौन सी धारा, तो जो इसको ट्रैप विटनेस कहते हैं भाई, सतर्क रहना है। यूपी में आया है ट्रैप विटनेस, यंत्र साक्षी, जासूस या आपका मुखबिर। तो यंत्र साक्षी बताइए क्या काम करते हैं,
अपराध को उजागर करने का काम करते हैं कि अपराध में शामिल होते हैं, तो ये सह अपराधी नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए बिजली विभाग का एक कर्मचारी है, वो खूब घूस ले रहा है। एक आदमी ने आपका एंटी करप्शन ब्यूरो को फ़ोन किया, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा कि ये नोट लो और इस पर हम रंग लगाए हैं और जाकर देना, हम रंगे हाथों क्या करेंगे, गिरफ्तार। वह आदमी गया, नोट दिया, तब तक एंटी करप्शन ब्यूरो आ गया और जैसे ही हाथ डाला गया किस में, जार में, तो हाथ लाल लाल हो गया, यानी कि रंगारंग हो गया। तो ऐसी दशा में वह जो रिश्वत दिया है वह बताइए क्या अपराध करने के लिए दिया है कि उजागर, तो सहअपराधी नहीं होगा, क्योंकि उसका इरादा अपराध करने का नहीं। दुराचार की शिकार महिला भी सहअपराधी नहीं है, ये भी याद रखिए। आपका जो उत्पीड़न के कारण रिश्वत देता है वह भी सहअपराधी नहीं है, क्योंकि वो तो आपका दबाव में दे रहा है रिश्वत। तो आखिर कौन सा सहअपराधी है? तो जो वेश्या है, उनके दलाल है, ग्राहक हैं, या स्वेच्छा से जो रिश्वत दे रहा है, ये सह अपराधी है। और यहीं रट कर जाना है कि कौन है, 4 ऑप्शन देगा, उसको लिखिए एक लाइन, तो पूरा नहीं, कौन है वहीं लिखिए। वेश्या, उसके दलाल, ग्राहक, तीनों लिखिए। वेश्या, उसके दलाल, ग्राहक। अगला लिखिए इसी में कामा देकर, स्वेच्छा से रिश्वत देने वाला व्यक्ति, स्वेच्छा से रिश्वत देने वाला व्यक्ति सह अपराधी है, सह अपराधी है। ये सह अपराधी हैं जो स्वेच्छा से रिश्वत देता है। लेकिन ये यंत्र साक्षी वाला भी याद रखिए। आइए 134 चला जाए भाई, 134 साक्षियों की संख्या। ये क्वेश्चन आपका यूपीजे और यूपीएपीओ दोनों में आया था। इधर क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बनते ज्यादा है। साक्षियों की संख्या, पहले बेरक देखिए, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ आपका कि किसी बात को साबित करने के लिए साक्षी होने चाहिए। अब ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3 और कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, तो क्या मार्क कराएंगे, कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो यूपी ने बनाया कि साक्षियों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता, तो तौला जाता है, गिना नहीं जाता, ये किस धारा का सिद्धांत है, 134। तीसरा क्वेश्चन बना यूपी में कि साक्षियों की ग्रेविटी या गुरुता आंकी जाती है, उनकी संख्या नहीं, तो कौन सी धारा का सिद्धांत है, 134। बस आपका कह सकते हैं कि यानी कि एक ही साक्षी पर्याप्त होगा। अगर न्यायालय में 100 गवाह हैं और 100 मुकर गए तो क्या मतलब, एक ही गवाह रहे लेकिन मुकरे न, तो उस आधार पर सजा अभियुक्त को दी जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक बिहारी सब पे भारी, बार बार उदाहरण बताया जा रहा है, तो कौन सी धारा, आपका 134। यानी कि जैसे कि और जगह है भाई, आपका कई कोचिंगों में कई टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ एक ही टीचर पढ़ाता है, तो एक बिहारी क्या सब पे भारी। और रोज विवाद हो रहा है, रोज टूटन फूटन, रोज लड़के विवाद कर रहे हैं कि ये टीचर समझा नहीं पा रहे, तो ये टीचर। एक नियम याद कर लीजिए, अगर कोई स्थापित टीचर है तो वह कभी नहीं चाहेगा कि हमसे तेज कोई टीचर आकर यहाँ पढ़ाए, चाहे हम हो या और कोई हो। इसमें ये नहीं कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये हर एक जगह नियम चलता है कि अगर कोई टीचर है तो हमेशा चाहेगा कि ऐसा दूसरा टीचर रखा जाए जो हमसे कम जानता हो,
ताकि लड़कों को तोड़कर न ले जाए। ये सही बात है, ये शाश्वत सत्य है, इसमें कोई भाई सबके लिए लागू होता है। तो बस आपका यानी कि एक ही गवाह पर्याप्त है, 100 से मतलब नहीं है। कौन सी धारा? अब तो याद हो जाएगा ना कि एक बिहारी सब पे क्या भारी। 134 चांस है पूछने का, ये तो गलत ना हो। अब आइए आपका अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में। अब गवाहों की परीक्षा पहले करा दिया जाए। पहले एक उदाहरण देखिए ताकि 10-15 धारा एक ही बार निपट जाए एक ही उदाहरण पर, और उसके बाद सेक्शन बताना रहे। देखिए भाई, आपका मान लीजिए ए और बी में मुकदमा चल रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसी उदाहरण पर 10-15 धारा कवर होगी। ए तथा बी में विवाद चल रहा है, तो ऐसी दशा में आपका धारा 120 पहले कवर करिए। ये सक्षम साक्षी होगा कि नहीं, वाद के पक्षकार होंगे कि नहीं, कल ही बताएगा, होंगे। बी होगा कि नहीं, होगा, ठीक है। ये चाहे तो अपनी ओर से गवाह किसको पेश कर सकता है, सी को। किसको पेश कर सकता है, सी को। तो जब कोई गवाह आता है तो कुछ बातें लिखी जाती है। गवाह को किस पक्षकार ने बुलाया, तो किसने बुलाया है, ए ने। गवाह का नाम, पता, आयु, धर्म इत्यादि लिखा जाता है, क्योंकि गवाह के धर्म के अनुसार उसको ओथ दिलवाया जाएगा। मुस्लिम है गवाह तो कुरान पर हाथ रखकर, ईसाई है तो बाइबिल पर, और हिंदू है तो गीता पर। सीतापना कह दीजिएगा किस पर हाथ रखवाया जाता है, देखे हैं कि नहीं आपका, मैंने गीता पर, कि मैं सत्य बोलूँगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं हेल में जाऊँ, नरक में जाऊँ, जहन्नुम में जाऊँ। जहन्नुम कहा जाता है भाई आपका, जन्नत और जहन्नुम। तो आतंकवादी देखिए पाकिस्तान में यही तो कर रहे हैं ना, भारत में आतंकवादी भेज रहे हैं कि जाओ तुम जिहाद करो। अगर तुम मर भी गए, यानी कि अगर तुम्हारा पर्दा भी हो गया, तो तुम्हें क्या मिलेगी, हूर मिलेगी। और कहाँ मिलेगी, जन्नत में। तो ब्रेन वॉश ज़्यादा किया जाता है इस आधार पर, और लोग ब्रेन वॉश हो भी जाते हैं धर्म के आधार पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई शक शुबह है भाई। तो आगे देखिए, आपका सी को सब शपथ वपथ दिलवा दिया गया। अब सी की परीक्षा शुरू होगी। जैसे कि आपकी परीक्षा होती है 4, अब याद रखिए, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और एक बार कोर्ट का दरवाजा क्या किया जाएगा, खटखटाया जाएगा। तो आपकी कितनी परीक्षा हो गई, 4। तो बस कानून में भी गवाह की कितनी परीक्षा, 4। देखिए, जो पक्षकार गवाह को बुलाया है, सबसे पहले उसका अधिकार है उस गवाह की परीक्षा या पूछताछ करने का, एग्जामिनेशन करने का। तो सी से पहले कौन सा पक्षकार पूछताछ करेगा, ए, यानी कि जो गवाह को क्या किया है, बुलाया। अब रटे रहिए, इस परीक्षा को कानूनन एक नाम देंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि मुख्य परीक्षा। रटते रहिए। तो बताइए, मुख्य परीक्षा सदैव कौन करता है, विपक्षी, कि जो गवाह को बुलाया रहता है। हाँ, अब रटते रहिए, बस सेक्शन हम बताएंगे उसके बाद, ये सिद्धांत। अब सी से पूछताछ ए ने कर लिया, तो विपक्षी को अधिकार होगा पूछताछ करने का। अब बी किससे पूछताछ करेगा, किसकी परीक्षा करेगा, बी, सी की। तो उस परीक्षा को एक नाम देंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा या जिरह। और जिरह एक ऐसा इंजन है, या ऐसा इंजन कहिए, जो सत्य को झूठ से क्या कर देता है, अलग। तो यानी कि बी द्वारा इस गवाह की जो परीक्षा की गई, उसको हम क्या कहेंगे, प्रति परीक्षा, यानी कि जिरह, या इंग्लिश में क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर आ गया, अब आपका इस सी से फिर तीसरी बार ए पूछेगा, तो यानी कि जो पहले बुलाया था, तो अगर वह पूछताछ करता है तो उस परीक्षा को पुनः परीक्षा कहते हैं, री एग्जामिनेशन। तो पुनः परीक्षा कौन करता है,
जो गवाह को पहले क्या किया था, बुलाया। और पुनः परीक्षा में यदि न्यायालय की अनुमति से कोई नया प्रश्न ए ने पूछ लिया गवाह से, तो विपक्षी को अतिरिक्त प्रति परीक्षा का हक होगा। यानी किसी से फिर सी की परीक्षा चौथी करा दीजिए। कौन सा? अतिरिक्त प्रति परीक्षा। कौन सी परीक्षा? अब 4 ऑप्शन देखिए इसमें, इसी में आपका बनाया जा भाई। तो बताइए आपका, जो व्यक्ति जो पक्षकार गवाह को बुलाता है वह पक्षकार उनसे कौन कौन सी परीक्षा करता है। तो ए बुलाया है सी को, तो कौन कौन परीक्षा किया है? मुख्य परीक्षा, और दूसरा कौन? पुनः परीक्षा। विपक्षी द्वारा गवाह से कौन सी परीक्षा की जाती है? 2। तो कौन कौन है? प्रति परीक्षा और कौन? अतिरिक्त प्रति परीक्षा। ये तो याद हो पहले, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। 4 परीक्षाएं। अब आपका सबसे पहले कौन परीक्षा होगी? मुख्य परीक्षा। अगर विपक्षी चाहे तो कौन सी परीक्षा? प्रति परीक्षा। तो प्रति परीक्षा आवश्यक नहीं है जब तक कि बी न चाहे। फिर बुलाने वाला चाहे तो कौन परीक्षा? पुनः परीक्षा। और फिर विपक्षी चाहे तो अतिरिक्त प्रति परीक्षा। तो कम से कम क्रम बना लीजिए, क्रम बार काउंसिल में आया था, तो क्रम बना लीजिए। क्रम सीधे लिखा गया, पहले कौन सी परीक्षा, फिर कौन सी परीक्षा? प्रति परीक्षा, फिर कौन सी? पुनः, फिर कौन सी? अतिरिक्त। ये याद रखिए। अब इनकी देखिए 2 बातें और। इन परीक्षाओं की परिभाषा अगर पूछे तो वही सेक्शन बार बार पूछा जा रहा है, 137 मारना है। और अगर इनका क्रम पूछे, सीरियल, तब 138। सतर्क रहना भाई, यही गलती होती है। अगर इन परीक्षाओं की परिभाषा पूछे तो आपका क्या मारना है? 137। और सीरियल नंबर पूछ ले, क्रम पूछ ले, तो क्या मारना है? 138। अब सेक्शन देखिए आपका सही रहेगा भाई। अब आपका परीक्षाओं पर चलिए देखिए 135 भाई। पहले 135 से 166 तक किधर बताया जा रहा है, देखिए। साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। 135 देखिए, साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दंड प्रक्रिया के तत्समय संबंधित विधि और पद्धति द्वारा तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा रेगुलेट होगा, विनियमित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गवाह कौन पहले पेश करेगा, कौन बाद में करेगा। अगर सिविल मामला है तो भारत में मुख्य रूप से सीपीसी के तहत, और क्रिमिनल मामला है तो मुख्य रूप से अभियोजन पेश करता है पहले, माने सीआरपीसी लागू होगी। तो सिविल मामले में सबसे पहले गवाह कौन पेश करेगा? वादी की प्रतिवादी? वादी। क्रिमिनल में अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन। भाई 101 यही तो कहती हैं कि सबूत का प्रारंभिक भार सिविल मामलों में वादी पर और आपराधिक मामलों में अभियोजन तो पेश करे अपना गवाह। सामान्य अगर कहीं कोई उल्लेख नहीं है तो ये न्यायालय के विवेक पर चला गया कि वह वादी से गवाह पेश कराए कि प्रतिवादी से। अगर नहीं उल्लेख तब, यानी कि कुल मिलाकर गवाह का पेश किया जाना और इसकी परीक्षा का क्रम एविडेंस आपका नहीं कवर करेगा सीपीसी, और कौन कवर करेगी? सीआरपीसी। 136 को पूछा जाता है, न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में विनिश्चय करेगा। तो ये तो भाई एक लाइन जरूर याद रखिए कि ग्राह्यता का निर्धारण कौन करता है, यानी कि स्वीकारता की न्यायालय। ग्राह्यता का निर्धारण किस धारा के तहत न्यायालय करता है? 136। बस एक लाइन क्वेश्चन बनता है। ग्राह्यता का प्रावधान किस धारा में? 136। ग्राह्यता के विवाद का निपटारा कौन करता है? वादी की प्रतिवादी की न्यायालय। तो ग्राह्यता के लिए कौन सी धारा है? स्वीकारता के लिए 136। बस 2 लाइन का क्वेश्चन बनता है आपका। भाई मेंस के लिए अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन प्री के लिए बस 2 लाइन ग्राह्यता 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 जैसे ही आए
कौन सी धारा मार कर आ जाएंगे? 136। ये नहीं कुछ में दिमाग लगाइएगा ज़्यादा नहीं। देखिए आगे भाई आपका 137 देखिए। 137 देखिए आपका परीक्षा शुरू किया जाए, बोर्ड पर लिखा गया है। अब आप लोग बताते रहिए परीक्षाओं की परिभाषा और कौन पक्षकार द्वारा। हाँ देखिए आपका भाई धारा 137 में दो बातें बताई गई हैं, इसको अलग से लिख लीजिए। एक तो परीक्षाओं की परिभाषा और दूसरा कौन पक्षकार वह परिभाषा माने परीक्षा करेगा, ये पूछा जा चुका है। बैरक पर लिख लीजिए परीक्षा की परिभाषा भी दी गई है 137 में और कौन वह परीक्षा करेगा यह भी। ये उत्तराखंड तो इतना घुमावदार पूछा है कि कौन वाले पर लोग भरम गए, 138 मार कर आ गए। 138 नहीं, परीक्षा की परिभाषा भी की धारा में 137 और कौन वह परीक्षा करेगा यह भी की धारा में 137 और 138 में तब क्या दिया गया है? सीरियल नंबर या कह सकते हैं कि क्रम दिया है। भाई गलत ना हो, ये उत्तराखंड और तमाम राज्य लगातार बना रहे हैं क्वेश्चन। देखिए आपका अब बता दिया गया है, बैरक एक बार पढ़ दिया जाए। किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। तो हमने भी तो ही बताया कि मुख्य परीक्षा होती क्या है और कौन करता है, दोनों बातें हो गई। तो जो पक्षकार गवाह को क्या किया है, बुलाया है और वह पहली बार गवाह की परीक्षा करेगा तो उस परीक्षा को हम क्या कहेंगे? मुख्य परीक्षा। दूसरा शब्द देखिए भाई प्रति परीक्षा। किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहलाती है। तो प्रति परीक्षा की परिभाषा भी दे दी गई और ये भी बता दिया गया कौन क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। तो बताइए क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा इस गवाह का? प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी माने विपक्षी, तो विपक्षी कौन है? बी। विपक्षी इस उदाहरण में कौन हो गया? बी। तो विपक्षी द्वारा की गई परीक्षा को हम क्या कहेंगे? प्रति परीक्षा। अगला देखिए आपका पुनः परीक्षा। किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात उसको उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी। इसका मतलब हमने बता ही दिया कि प्रति परीक्षा के बाद ही पुनः परीक्षा होगी और पुनः परीक्षा कौन करेगा? जो सबसे पहले गवाह को क्या किया था? बुलाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि 137 में कौन परीक्षा करेगा और परिभाषा दी गई है, एक परीक्षा तो दी ही नहीं गई है, कौन सी अतिरिक्त? तो आगे बताया जाएगा अभी अगली धारा में। अब आइए 138 से भी क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका परीक्षाओं का क्रम। तो परीक्षाओं का क्रम हम लिखवा भी दिए हैं, अभी रटवाए भी थे। तो परीक्षाओं का सीरियल या क्रम कहाँ दिया गया है? 138। देखिए परीक्षाओं का क्रम सीरियल दिया गया है कि कैसे क्रम किस। तो बताइए आपका देखिए पढ़ा दिया जाए भाई, इसमें एक दो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, वही टेक्निकल क्वेश्चन हम लिखवाएंगे और तो पूरा अभी बताए थे पहले कौन होगी। देखिए साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि सबसे पहले गवाह से कौन सी परीक्षा होगी? मुख्य परीक्षा। तत्पश्चात यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे, प्रतिपक्षी माने विरोधी पक्षकार, विरोधी यानी कि दूसरा पक्षकार, दूसरा यानी कि आपका अगेंस्ट पार्टी। तो बताइए इस उदाहरण में विरोधी पक्षकार कौन है? बी। अगर बी चाहे तो प्रति परीक्षा होगी। अब देखिए कैसे इस पर क्वेश्चन बनाया। प्रति परीक्षा करना आवश्यक है, प्रति परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। प्रति परीक्षा अगर प्रतिपक्षी चाहे तभी होगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बैरक लिखता है, सतर्क होकर जानिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह तभी होगा जब कौन ऐसा चाहता है?
प्रतिपक्षी, और इस उदाहरण में प्रतिपक्षी कौन हमने बनाया है? बी। यानी कि जब तक बी न चाहे तब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो पहले हो गया। आगे देखिए परीक्षा, हाँ देखिए भाई आपका तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो पुनः परीक्षा होगी। यानी कि हम बता ही दिए कि उसके प्रति परीक्षा के बाद ही पुनः परीक्षा होगी। और कौन करेगा? जो सबसे पहले गवाह को क्या किया था? बुलाया था। तो इस उदाहरण में कौन बुलाया था? ए। अब आगे देखिए भाई आपका परीक्षा और प्रतिपरीक्षा सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना होगा, किंतु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिसका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, वह ये बनता है कि जो ये मुख्य परीक्षा होगी, प्रतिपरीक्षा होगी, रिलेवेंट बातों या सुसंगत बातों से संबंधित होगी कि विसंगत बातों से? सुसंगत माने उचित बातों से। अब यहाँ जो आपको सतर्क रहना है, जो अंदर से पूछा जाता है कि किसका क्षेत्र विस्तृत है, मुख्य परीक्षा का कि प्रतिपरीक्षा का? क्यों? क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो बातें वह गवाह बताया है उसके बाहर की बातें भी गवाह से किस परीक्षा में पूछी जा सकती हैं? प्रतिपरीक्षा में। अर्थात मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में उचित बातें, सुसंगत बातें, लेकिन जो गवाह मुख्य परीक्षा में बताया है उसके अलावा भी बातें कहाँ पूछी जा सकती हैं? प्रतिपरीक्षा में। तो यही क्वेश्चन लिखिए कि प्रतिपरीक्षा, लिखिए भाई एक लाइन, प्रतिपरीक्षा का क्षेत्र मुख्य परीक्षा से विस्तृत होता है। भाई ये रट कर जाइएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा। प्रतिपरीक्षा का क्षेत्र मुख्य परीक्षा से विस्तृत होता है, ये याद किए करके जाएगा। अगला देखिए पुनः परीक्षा की दशा में। भाई अगला देखिए आपका नियम, पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट हुए हैं, तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की जाती है तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। तो अब दो परीक्षाएं थोड़ा समझिए। पुनः परीक्षा किन बातों के प्रति की जाएगी या पुनः परीक्षा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो आपका जो प्रतिपरीक्षा में जो गवाह नई बातें बताया है उस नई बातों के बारे में कौन सी गवाह की परीक्षा की जाएगी? पुनः परीक्षा। भाई सबके लिए नहीं, यानी कि अभी हम एक उदाहरण बता देंगे। और जब पुनः परीक्षा में कोई नया क्वेश्चन गवाह से नहीं पूछा जाएगा तो किस बारे में प्रश्न पूछा जाएगा? तो दिमाग अस्थिर किए रहिए, केवल उस बारे में जो प्रतिपरीक्षा में नई बातें उभर कर क्या हुई है, आई है। और यदि न्यायालय की अनुज्ञा से पुनः परीक्षा में कोई नया प्रश्न पूछा जाता है तो फिर विपक्षी को एक और परीक्षा करने का क्या होगा? हक। तो भाई अतिरिक्त प्रति परीक्षा कब की जा सकेगी? हमेशा नहीं, सतर्क रहना है। जब पुनः परीक्षा में न्यायालय की इजाजत लेकर कोई नया प्रश्न पूछा गया है तो उस नए प्रश्न के बारे में विपक्षी उस गवाह का कौन सा परीक्षा कर सकेगा? अतिरिक्त प्रति परीक्षा, यानी कि फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। थोड़ा कठिन जरूर है भाई। अब एक सामान्य भाषा में समझिए, हो तो भाई लीगल भाषा में हुआ। जैसे कि ए ने अपनी ओर से गवाह पेश किया सी को। अब ये ए चाहता है कि हमारे पक्ष में सारी बातें बोल दे, सी ने बताया।
लेकिन कुछ बातें सी ने क्या किया है, छुपा लिया है। अब विपक्षी आएगा, जिरह करेगा और ए ने जो बातें छुपाई हैं उसको, माने सी ने जो बातें दिल में राज रखा है, अब बी क्या करेगा, माने अधिवक्ता इनके उनसे प्रश्न पूछेंगे और प्रयास करेंगे कि सी ने जो मुख्य परीक्षा में झूठ बोला या जो बातें छुपा लिया वह प्रत परीक्षा में क्या कर दे, उजागर। और प्रत परीक्षा में अगर गवाह टूट गया मतलब कि कुछ नई बातें बता दिया जो मुख्य परीक्षा में वह बताया नहीं था, तो फिर गवाह को सही रास्ते पर लाने के लिए ए द्वारा, यानी कि जो सबसे पहले गवाह पेश किया था वह कौन सी परीक्षा करेगा, यानी कि पुनः परीक्षा का उद्देश्य होता है कि जो गवाह प्रत परीक्षा में नई बात बता दिया और उसको सुधारा जाए, माने उसको फिर गाड़ी क्या लाया जाए पटरी पर। और पुनः परीक्षा में नया क्वेश्चन नहीं, प्रत परीक्षा में जो क्या किया है गवाह ने नई बातें बताई हैं उसी के लिए कौन सी परीक्षा, पुनः परीक्षा। किसकी इजाजत से पुनः परीक्षा में नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जैसे नया क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर कौन सी परीक्षा का विपक्षी को अधिकार होगा, अतिरिक्त प्रति परीक्षा। थोड़ा उलझाव जरूर है लेकिन भाई समय ज़्यादा नहीं है, तब भी बहुत समझाया जा रहा है, कोई कम नहीं है। आइए 138 भाई देखिए आगे आपका 138 के बाद आपका 139 से भी क्वेश्चन खूब बनता है। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रत परीक्षा। अब यहाँ हेडिंग कुछ और है और अंदर कुछ और रहेगा। देखिए भाई आपका खूब पूछा जाता है 139 खूब क्वेश्चन यहाँ से बना है। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रत परीक्षा हो सकेगी कि नहीं, तो आपका क्या जवाब रहेगा, नहीं हो सकेगी, क्योंकि वह दस्तावेज पेश करने आया है गवाही देने नहीं। तो कब उसकी परीक्षा हो सकेगी, जब वह अपने को साक्षी के रूप में क्या कर दे, प्रस्तुत या गवाह के रूप में उसे बुलाया जाए। एक लाइन याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, लिखिए भाई 139 लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमेशा। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की, ये नहीं कि प्रत परीक्षा मार दीजिएगा, नहीं होगी, वो शब्द थोड़ा पकड़ना है, पूरा हम लिखवा रहे हैं मिक्स करके। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रति परीक्षा नहीं होगी, होगी ना मार दीजिएगा, हम लिखवा रहे हैं नहीं होगी। अब यही आपका समस्या बना देता है कि कब हो सकेगी, तो भाई वही समस्या याद रखना, देखिए उसकी प्रति परीक्षा तब हो सकेगी उसकी प्रति परीक्षा तब हो सकेगी जब वह उस मामले में साक्षी बनता है, भाई गवाह बन जाए या गवाह के रूप में क्या किया जाए, बुलाया जाए, क्या खुद ही कह दे हम गवाही देंगे, ऐसे नहीं। 140 आइए भाई, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी, खूब पूछा जाता है ये भी, यूपी में तो इतनी बार पूछा गया कि हालत खराब कर दिया है, इधर की धाराएं खूब पूछी जाती हैं भाई। सील या करेक्टर लिखिए एक लाइन बस, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी, यानी कि कोई गवाह आया है और करेक्टर के बारे में एविडेंस दे रहा है कि इनका करेक्टर ढीला है तो इनका करेक्टर क्या है, हाई है, तो बताइए मुख्य परीक्षा करके क्या भाग जाएगा मुख्य परीक्षा देकर, कि प्रत परीक्षा होगी। अब कई लोग होंगे कि प्री दिए आपका, जैसे कि कई लोग होंगे कि आपका बिहार जाएंगे ही नहीं, यानी कि मुख्य परीक्षा से ही भाग गए, तो मुख्य परीक्षा से भागेंगे तो जबरदस्ती न्यायालय गिरफ्तार करके क्या करेगा, लेकिन आयोग नहीं बुलाएगा। कुछ लोग होंगे कि प्री के बाद निकल भी जाएंगे तो मेंस से भाग जाएंगे, तो प्री हो गया मुख्य परीक्षा और मेंस कौन हो गया,
प्रति परीक्षा। तो अब ये आप लोगों को बताना है कि अगर कोई करेक्टर का साक्ष्य देने के लिए साक्षी आया और मुख्य परीक्षा में पंचौरा किया, इनका करेक्टर ढीला है, उत्तम है, तो क्या प्रति परीक्षा से भाग जाएगा कि होगी उसकी? होगी। यानी कि सील का साक्ष्य देने वालों की मुख्य परीक्षा तो पहले होगी। स्पष्ट कानून ये भी बता देता है कि उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जीरा होगी। बस एक लाइन याद रखिएगा। इसके बाद आइए लीडिंग क्वेश्चन या सूचक प्रश्न। पहले तो धारा आप याद रखिए। सूचक प्रश्न या लीडिंग क्वेश्चन खूब धारा मिलाने के लिए आता है। सूचक प्रश्न की परिभाषा की धारा में तो 141। सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए 142, और कब सूचक प्रश्न पूछना चाहिए 143। फिर हम एक बार धारा रटवा रहे हैं, प्रयास करिए, यहाँ से मिलाने के लिए आती है धारा। लीडिंग क्वेश्चन की कहाँ परिभाषा दी गई है 141। कब नहीं पूछा जाना चाहिए 142। कब पूछा जाना चाहिए 143। एक लाइन देखिए तब डायरेक्ट उठाते हैं। सूचक प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जो उत्तर को भी सुझाता है या उत्तर भी उसी में निहित रहता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप प्रयागराज रहते हैं कि बनारस में रहते हैं, प्रश्न भी पूछा गया और उसी में उत्तर इंडिकेट कर दिया गया। दो उत्तर कहाँ कहाँ, या तो प्रयागराज या कहाँ बनारस। यानी कि प्रश्न में ही उत्तर क्या रहता है, समाहित। जैसे कि आपका पूछा जाए कि आपके मकान का दरवाजा पूरब खुलता है कि पश्चिम, तो भाई आपका प्रश्न भी पूछा गया और इसी में उत्तर भी वकील साहब दे दिए कि पूरब की पश्चिम। तो अगर पूरब खुलता हो, गवाह बता दे कि हमारा पश्चिम खुलता है, यानी कि झूठ बोल रहा है। तो बहुत इसका इतिहास ये है, लेकिन अब इतिहास हम बताने का समय नहीं है। बस आपका 2-3 क्वेश्चन जानना है। सूचक प्रश्न का मतलब हुआ ऐसा प्रश्न जो उत्तर को क्या करता हो, सुझाता हो। कब नहीं पूछा जाना चाहिए तो 2 परीक्षा रट कर जाइएगा, इसमें नहीं पूछा जाना चाहिए। तो आइए कौन कौन परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा, इसको लिख लीजिए। तो 142 में मुख्य परीक्षा तथा पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। ये बिहार में आया था भाई पिछली बार, इस बार कब सदैव पूछा जाएगा तो हम बता रहे हैं उसको। लेकिन पहला लिखिए कब नहीं पूछा जाना चाहिए देता है, तो कौन सी परीक्षा में नहीं पूछा जाना चाहिए, मुख्य परीक्षा, और दूसरा कौन, पुनः परीक्षा। लिख लिए, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन आपका अगर पूछा जाता है और विरोध करता है विपक्षी, तो न्यायालय की इजाजत से आप पूछ सकते हैं। किसकी इजाजत से? अब आइए अगला 143। किस परीक्षा में सूचक प्रश्न अधिकार के रूप में पूछा जा सकता है? सदैव पूछा जा सकता है। तो परीक्षा याद रखिए, 2 ही तो परीक्षा बची, कौन कौन, प्रति परीक्षा और कौन, अतिरिक्त। लिखिए उसको एक लाइन 143 में। प्रति परीक्षा तथा अतिरिक्त प्रति परीक्षा में, प्रति परीक्षा तथा अतिरिक्त प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न सदैव पूछे जा सकते हैं। ये रट कर जाइएगा। इसके बाद आइए, हो गया ना, सदैव पूछे अधिकार के रूप में, सतर्क रहिएगा। अगर ये नहीं कि दे दे कब पूछा जाएगा, तो देखिए मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, उपर्युक्त सभी। तो कुछ दिमागदार होते हैं, कहते हैं कि सर तो 2 परीक्षा लिखवाए थे। अरे भाई 2 नहीं है तो 1 तो मिल रहा है ना उसमें। आपका प्रति परीक्षा और अतिरिक्त प्रति मैं लिखवाया हूँ, तो प्रति परीक्षा तो मिल रहा है, पुनः किस में नहीं पूछा जाएगा,
पुनः परीक्षा और किस में? मुख्य परीक्षा। किस में अधिकार के रूप में पूछा जाएगा? प्रत परीक्षा और किस में? इतना भरमा देगा ना कि वो नए लोग पुराने लोग भी उसमें भ्रम जाते हैं कि ये क्या हो। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे दो तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार दिमाग स्थिर करके पढ़िएगा क्वेश्चन। 144 छोड़ दीजिए। 145 आपका पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रत परीक्षा। तो बस एक लाइन है, खंडन खंडन खंडन, यानी कि विरोध कहाँ किया जाता है? यानी कि पूर्वतन कथनों का विरोध। बार काउंसिल में पिछली बार विरोध लिखा था, लिखिए भाई। 145 पूर्वतन कथनों के बारे में प्रति परीक्षा। बस एक लाइन लिखिए, खंडन। पूर्वतन कथनों के लिए खंडन खंडन या खंडन को कहते हैं विरोध। खंडन को हम क्या कहते हैं? विरोध। बार काउंसिल में तो सीआरपीसी की धारा 162 भी जोड़ लीजिएगा कि पुलिस के समक्ष जो बयान दिए जाते हैं उसका साक्ष्य में कैसे प्रयोग होगा? खंडन के लिए कि संपुष्टि के लिए? तो केवल किसके लिए? खंडन। ये भी खूब क्वेश्चन बन रहा है। 162 जोड़ लीजिएगा सीआरपीसी। 146 ये प्रत परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रत परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न ही पूछा जाएगा। आपका कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो गवाह की सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न, यह पता चलाने का कि वह कौन है और जीवन में क्या स्थिति है, उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब लेकिन लग गया तो सतर्क रहना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, लिखिए भाई। धारा 146 का परंतुक। धारा 146 का परंतुक लिखिए। पहले 3 एंगल से देखना है। देखिए आपका बता दिया जाए 2 एंगल, उसके बाद इसमें संशोधन कराया जाए। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भाई। पहला आपका जो क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो परंतुक था, देखिए क्या बताता था। थोड़ा 2-4 मिनट थोड़ा रेस्ट ले लीजिए भाई, तब क्लास चलेगा। थोड़ा सुबह से तबीयत डाउन है आज, तो अभी 15 मिनट ब्रेक एविडेंस ही चलेगा भाई, क्योंकि फ्लो नहीं बन पा रहा है। तो आईपीसी कल चलाएंगे। एविडेंस इधर पूरा क्या किया जाए आज? हाँ, जब तक सांस तब तक आस, परीक्षा में ये होता है। हाँ भाई देखिए, जो 4 तक क्लास चलेगा, जो लोग नहीं आएंगे तो वीडियो आपका तुरंत अपलोड कराया जा रहा है। एक बार क्रैश कोर्स आप वीडियो से ज़रूर देख लीजिए। मैंने जैसे कि जिनको 3 को 4 को जाना है तो कम से कम 2 घंटा निकाल कर एक बार जो ये 70-70 60 धारा चल रही है, एक बार वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा। ईयरफोन ही लगा कर सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ना देखिए। निश्चित तौर से आपका 70-80% क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हैं। तो एविडेंस ही चलेगा आज भाई। रेस्ट ले लिए, तब 146 का परंतु बताया। कितना धारा हमें देखिए 146 का आपका प्रोविजो चल रहा था। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है भाई, चांस रहता है। पहला जो आपका, यानी कि देखिए होता क्या था, एक बार आपका थोड़ा इतिहास एक लाइन बता दिया जाए, 2 लाइन। जब दुराचार की शिकार महिला गवाही देने आती थी तो जो अभियुक्त होता था
वह अभियुक्त सदैव उसके कैरेक्टर पर अटैक करता था और ये कहता था कि ये हैबिचुअल है, अर्थात ये वेश्यावृत्ति करती है, इसका धंधा ही ये है, और अभियुक्त बचाव ले लेता था। तब एक केस आया सन 2000 में, गुरमीत कौर बनाम पंजाब राज्य, और उसी केस के कारण 2002 में इस परंतुक में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि जो वेश्या वाला मामला है, ऐसे क्वेश्चन सील पर दोष लगाकर पूछने से मना कर दिया गया। लिखिए भाई, गुरमीत कौर वर्सेज पंजाब राज्य, एक सेकेंड भाई, बैठिए। केस लिखिए, उस 3 बार संशोधन है इसीलिए चांस है पूछने का। लिखिए, गुरमीत कौर वर्सेज पंजाब राज्य, सन 2000 का केस है। गुरमीत कौर वर्सेज पंजाब राज्य में दिए गए निर्णय के कारण धारा 146 के परंतुक में संशोधन किया गया तथा यह लिखा गया कि दुराचार पीड़िता की प्रति परीक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण के बारे में, उसके साधारण अनैतिक आचरण, पोस्ट में लिख लीजिएगा वेश्यावृत्ति, इसी को कहा जाता है भाई। देखिए आएगा तो वेश्यावृत्ति कम चांस है। साधारण अनैतिक आचरण के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यह प्रावधान सन लिखवा गया कि नहीं, 2002। लिखिए, यह प्रावधान 2002 में जोड़ा गया। यह प्रावधान कब जोड़ा गया, यानी कि संशोधन किया गया 2002। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 2013 में निर्भया कांड के बाद, 2013 में निर्भया कांड के बाद यह परंतुक प्रतिस्थापित किया गया, माने नए सिरे से लिखा गया। यह परंतुक प्रतिस्थापित किया गया और पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में साक्ष्य को विसंगत बना दिया गया। माने इस बारे में कोई आपका क्वेश्चन नहीं। पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में साक्ष्य विसंगत बना दिया गया। यह संशोधन 3 फरवरी 2013 से लागू हुआ। इसी लाइन में जोड़ लीजिएगा, यह संशोधन 3 फरवरी 2013 से लागू हुआ। देखिए, इसी के साथ एक और धारा बताई जाएगी, 53A जोड़ी गई थी, 53A भी जोड़ी गई थी इसी के साथ, वो भी सतर्क रहना है। अगला ये सन 2018 में फिर इसमें संशोधन किया गया। 3 बार हो चुका है। सन 2018 में फिर इसमें संशोधन किया गया, जो ये डेट यूपीजे में आ चुका है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। 21/4/2018 से लागू किया गया, यानी कि 21 अप्रैल 2018। बिहार में बन सकता है ये क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 21 अप्रैल कब से,
2018 आ सकता है भाई ये क्वेश्चन। 21 अप्रैल 2018 से लागू किया गया। तो एक लाइन और बताना है इतिहास। देखिए भाई आपका माने गुरमीत कौर के बाद संशोधन किया गया कि माने किसी स्त्री से अनैतिक आचरण या वेश्यावृत्ति के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं। फिर आपका निर्भया कांड दिल्ली में होता है और उसके अभियुक्तों के वकील एपी सिंह थे। एपी सिंह बार बार यही बात कोर्ट में कह रहे थे कि जो लड़का था बस में, उस लड़के का इस जो मृतक लड़की है इसके साथ पहले से लैंगिक संबंध रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन रहा है। अतः लड़की ने 164 का जो बयान दिया है मजिस्ट्रेट के सामने, उस बयान पर विश्वास न किया जाए। ये बार बार अटैक कर रहे थे। तो जब जेस वर्मा की समिति बनी तो समिति ने ये कहा कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, यानी कि ऐसा प्रश्न पूछना ही क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो धारा 53A जोड़ी गई कि पूर्व लैंगिक का जो सील का साक्ष्य है विसंगत, और ऐसे प्रश्न पूछने पर 146 के परंतुक में स्पष्ट रूप से क्या लगा दी गई, रोक। प्रत परीक्षा में 2018 कठुआ कांड के बाद बालकों के प्रति अपराधों में जो बालिकाएं हैं उनके लिए जोड़ा गया। तो कुछ धाराएं चूंकि नहीं जोड़ी गई, इसलिए उन धाराओं को इस परंतुक में रखा गया कि वहां भी ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 146 के बाद आई 147 भाई। साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। तो कंपेल्ड विटनेस मैं बता चुका हूँ। 3 धारा फिर याद रखिए कौन कौन, 132, 147 और 165 रट कर जाइएगा। तो यदि कोई ऐसा प्रश्न उस वाद या कार्यवाही से सुसंगत किसी बात से संबंधित है तो धारा 132 लागू होगी और गवाह को बाध्य किया जाएगा कि वह प्रश्नों का उत्तर दे। अब यहाँ सीआरपीसी एक लाइन जोड़ लेना है। यदि गवाह प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो सीआरपीसी की धारा 349 के तहत दंडनीय होगा आपराधिक मामले में भाई, और दंड की मात्रा 7 दिन है। तो सीआरपीसी जोड़ लीजिएगा 349। कौन सी धारा, 349। अब देखिए भाई आपका 148, न्यायालय विनिश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाए और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। ये की धारा में 148 में 149 आइए, युक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा। तो जब तक कि प्रश्न पूछने का गवाह से युक्त आधार न हो तब तक गवाह से प्रश्न न पूछा जाए। 149 में दृष्टांत पूछा जाता है, और दृष्टांत जरूर याद रखिए। 4 दृष्टांत दिए गए हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि कौन प्रश्न पूछने का युक्ति आधार नहीं है, और आपका एक ही शब्द पकड़ना है, अटकल पच्चू पकड़ना है। और तीसरा दृष्टांत भाई, और दृष्टांत भले ना पढ़िए, एक दृष्टांत याद रखिए, कौन सा, सी। किसी साक्षी के जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, अटकल पच्चू पूछा जाता है। यानी कि आपका कह सकते हैं कि कहा जाता है कि हवा में तीर चला दीजिए। तो हवा में तीर वकील साहब चलाते हैं कि हो सकता है गवाह पर क्या हो जाए, लग जाए। तो भाई वकील साहब का कर्तव्य है कि आपका आधार कोई हो तब क्वेश्चन बने, पूछें कि बिना आधार के ही पूछते रहें आधार पे। तो अटकल पच्चू मतलब कि बिना आधार के ही पूछ लेते हैं कि बताओ क्या तुम डकैत हो। तो बताइए ये जो क्वेश्चन है अटकल पच्चू का, ये सुसंगत होगा कि विसंगत, ये युक्त आधार माना जाएगा कि नहीं। नहीं, बस याद रखिए, बस एक दृष्टांत पढ़कर जाइएगा, नहीं पढ़ना चाहते हैं और तो 4 दृष्टांत देगा। कौन युक्त प्रश्न नहीं है आधार पूछने का, तो अटकल पच्चू। और आपका इसी के साथ गुत्थम गुत्था यानी कि पैरों के निशान बताए जाएंगे। सेक्शन 7 2 शब्द याद रखिए, पैरों के निशान की धारा में
अब आ जाए 150 भी खूब पूछा जाता है। युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगर वकील साहब बिना किसी उचित आधार के गवाह से प्रश्न पूछते हैं तो ऐसी दशा में न्यायालय क्या कर सकता है? तो हाई कोर्ट को लिखकर भेज देगा कि इस वकील साहब ने बिना किसी उचित आधार से गवाह से क्या पूछा प्रश्न, और किसको लिखकर भेजेगा? तो और लिखकर भेज सकता है कि वकील साहब अपनी वृत्ति माने प्रोफेशन में जिस संस्था के अधीन है। तो बताइए आप लोग किस संस्था के अधीन है, कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। और पूरे देश के लिए कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को जज साहब लिख कर भेज दें कि ये वकील साहब क्या कर रहे थे, बिना किसी आधार के गवाह से प्रश्न पूछ रहे थे। तो कहाँ कहाँ लिख कर, यहीं सतर्क रहना है, कहाँ कहाँ लिख कर भेजा जा सकता है? तो आपका उच्च न्यायालय, और दूसरा बार काउंसिल ना मार दीजिएगा, ऐसा अधिवक्ता अपने वृत्ति में जिस संस्था के क्या है, अधीन। भाई ठीक है, बार काउंसिल बाद में आता है, लेकिन लीगल भाषा तो भाई गलत ना हो, ये दिमाग में बैठा लीजिए। कई बार पूछा है हाई कोर्ट को, और आपका जिसके अधीन है वकील साहब। 151 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न न पूछा जाए, न्यायालय रोक सकता है। 152 बस हेडिंग बनाता है। अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रश्न पूछा जाए। 153 सत्यता परखने के प्रश्नों के उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। और यहाँ से 153 से भाई कठिन काम है समझाना, इसका उपाय हम बता रहे हैं कि उपाय क्या करिएगा, घर पर इसका उपाय करना है। इसका उपाय ये करना है कि आपको इसमें का जो दृष्टांत है, देखिए अब इतना जल्दी समझाना हमारे बस की बात नहीं है, 2 मिनट में एक उदाहरण मैं बताऊंगा, इसकी दृष्टांतों को रट कर जाइएगा। यानी कि 153 के दृष्टांतों को क्या करना है, रट्टा मार कर जाना है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि भाई लगेगा समय आधा घंटा, अब उतना समय नहीं है। तो लिख लीजिए, जाकर रटना है घर पर, चाहे समझ में आए या ना आए। और 2 दिन में आपका ये उपाय मैं बता रहा हूँ, चाहते हैं कि प्री न रुके, उसका उपाय। दूसरा देखिए, आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, प्रीवियस कन्विक्शन यानी कि पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य 153 के अपवाद नंबर फर्स्ट में सुसंगत है। लिखिए भाई, ये तो लिखवा दिया जाए ना। पूर्व दोष सिद्धि, यहाँ से नया क्वेश्चन बन सकता है, अभी बना नहीं है। पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य धारा 153 के अपवाद नंबर फर्स्ट में सुसंगत है, मैंने दिया जा सकता है साक्ष्य। प्रीवियस कन्विक्शन, देखिए आपका भाई क्या पूछा जाता है, एक उदाहरण बता दिया जाए। पूर्व दोष सिद्धि लिख लिए, ये लिखिए भाई, इसका उसको लिख लीजिए किस रूप में आजकल पूछा जा रहा है। लिखिए, उत्तर का खंडन करने के लिए या उत्तर का विरोध करने के लिए, उत्तर का खंडन करने के लिए, यानी कि 153 का अपवाद उत्तर का क्या करने के लिए, खंडन, बस इसके लिए प्रयोग किया जाएगा, या विरोध। देखिए एक उदाहरण देखिए सटीक भाई, ए वकील साहब है और बी गवाह है। बी से पूछते हैं कि क्या तुम कभी चोरी के लिए सजा पाए हो? तो बी कहता है कि उत्तर दे देता है। वकील साहब प्रश्न किए और गवाह क्या किया, उत्तर दे दिया कि नहीं, मैं कभी नहीं चोरी के लिए, कभी भी नहीं, मैंने कभी भी मैं सजा नहीं पाया हूँ। तो सामान्य नियम ये है कि जब गवाह ने उत्तर दे दिया तो उसका खंडन नहीं, लेकिन इसका 2 अपवाद है। और पहला अपवाद पूर्व दोष सिद्धि है, यानी कि वकील साहब चाहें तो गवाह द्वारा दिए गए उत्तर का विरोध करने, खंडन करने के लिए
इस गवाह की पूर्व दोष सिद्धि का दस्तावेज क्या कर सकते हैं कोर्ट में कि देखिए हजूर ये क्या बोल रहा है, झूठ। तो किसके उत्तर का खंडन करने के लिए पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत होगी? गवाह। मैंने लेकिन कहे कि हम दोषी नहीं है, जब स्वीकार कर ले तब कहा। तो इसको भाई दृष्टांत 154 आ जाइए। एक लाइन का क्वेश्चन बनता है आपका, पक्षद्रोही साक्षी या होस्टाइल विटनेस। 154 होस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही साक्षी या पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। पक्षद्रोही साक्षी या होस्टाइल विटनेस कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि होस्टाइल विटनेस कौन होगा, तो 4 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन केवल खोजना है जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो, बस ये खोज कर जाइएगा, यही मारना है। लिखिए, पक्षद्रोही साक्षी वह होगा जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो। 4 ऑप्शन भरमाऊ देगा, यही ऑप्शन आपको खोजना है, ये नहीं कि आप इधर उधर भाग जाइएगा। जो सत्य बोलने का क्या न हो, इच्छुक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि पक्षद्रोही साक्षी पर विश्वास किया जा सकता है कि नहीं। तो अब ये आया है कि किया जा सकता है, संशोधन हो गया भाई। लिखिए, पक्षद्रोही साक्षी पर विश्वास किया जा सकता है, ये आ गया संशोधन, और उतना नहीं बताया जा रहा है। पक्षद्रोही साक्षी पर क्या किया जा सकता है, यानी कि पक्षद्रोही साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का साक्ष्य में प्रयोग हो सकता है। स्पष्ट रूप से अब संशोधन करके आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन आपका पक्षद्रोही साक्षी से बनता है कि पक्षद्रोही आपका न्यायालय द्वारा घोषित कराया जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि पक्षद्रोही साक्षी की जो परीक्षा की जाएगी वह कौन सी परीक्षा होगी। तो परीक्षा का क्रम चेंज नहीं होगा, वह मुख्य परीक्षा ही मानी जाएगी। लिखिए, पक्षद्रोही साक्षी को बुलाने वाले पक्षकार द्वारा, अभी एक लाइन समझा देते हैं, पहले लिख लीजिए जितना लिखना है। पक्षद्रोही साक्षी को बुलाने वाले मैंने पहले बुलाने वाले पक्षकार द्वारा की गई परीक्षा को, यहाँ लोग गलत कर सकते हैं, परीक्षा को मुख्य परीक्षा ही माना जाएगा। मुख्य परीक्षा, भाई प्रत परीक्षा ना मार दीजिएगा, आ सकता है नया क्वेश्चन। देखिए एक लाइन, ए ने अपनी ओर से सी को गवाह पेश किया और गवाह मुकर गया, या शीश बोलना ही नहीं चाहता या सत्य ही नहीं बोलना चाहता। तो ए के पास क्या विकल्प है कि ए न्यायालय से इस गवाह को होस्टाइल घोषित कराए, यानी कि पक्षद्रोही, क्या घोषित कराए, पक्षद्रोही, और ए इसकी परीक्षा करे। अब ए जो इस गवाह की परीक्षा करेगा वह परीक्षा का क्रम चेंज नहीं होगा। ए द्वारा इस गवाह की गई परीक्षा को मुख्य परीक्षा ही माना जाएगा। लेकिन ए को वह सारे अधिकार मिल जाएंगे जो किसको थे, बी को, वह सारे, यानी कि सूचक प्रश्न पूछ सकता है। अब लीडिंग क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लीडिंग क्वेश्चन कौन पूछ सकता था, विपक्षी। अब जैसे ही पक्षद्रोही गवाह हुआ तो अब यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि क्या कोई पक्षकार अपने ही गवाह से सूचक प्रश्न पूछ सकता है। तो एक कंडीशन है, कौन सी, जब गवाह क्या घोषित करवा दिया जाए, पक्षद्रोही। ये भी हो सकता है नया टेक्निकल आ जाए, कहीं बना नहीं, एक लाइन लिख लीजिए, अपने ही साक्षी से सूचक प्रश्न पक्षद्रोही से पूछा जा सकता है। हो सकता है भाई बिल्कुल नया क्वेश्चन आ जाए, अपने ही साक्षी से सूचक प्रश्न
पक्षद्रोही साक्षी से पूछा जा सकता है। होस्टाइल विटनेस कितना याद रखिए। अब आ गया ये भाई 155 आ जाइए। नहीं यहाँ करेगा, अब मुख्य परीक्षा, हाँ एक ही आदमी सब परीक्षा करेगा, यह तो होस्टाइल हुआ। मैंने प्रति परीक्षा नहीं करेगा। विपक्षी को जो प्रति परीक्षा में अधिकार है, लीडिंग क्वेश्चन इत्यादि, अब वे अधिकार ए को मिल जाएंगे, लेकिन परीक्षा चेंज नहीं होगी। परीक्षा वो कहलाएगी मुख्य परीक्षा। यही लिखवा भी गया था, देखिए स्पष्ट रूप से हमने लिखवाया एक लाइन। आइए 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप करिए। तो साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप किया जाएगा किस धारा में? 155 में। और 155 का भाई दृष्टांत पढ़कर जाइएगा। 156 पढ़ना नहीं है। 157 एक लाइन आ गया, लिखिए 157 संपुष्टि या समर्थन, यानी कि पूर्वतन लिखित कथनों का समर्थन। एक लाइन लिखिए, पूर्वतन लिखित कथनों का समर्थन किस धारा में? 157। और खंडन किस में हमने बताया? 145। तो खंडन किस में? अब मंडन किस में? 157। संपुष्टि होता है भाई, मंडन भी कहा जाता है। सपोर्ट करना, आपका संपुष्टि कार्बोरेट करना। तो बस एक लाइन लिखना है, संपुष्टि की धारा में, समर्थन की धारा में पहले के कथनों का। 157। 158 भी नहीं पढ़ना है। अब 159 स्मृति ताजा करिए, कई बार बताया गया है। 160 स्मृति ताजा करके गवाही दीजिए। और 161 विपक्षी का अधिकार। तो आपका यहाँ क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। 159 से ये क्वेश्चन बनता है कि 159 के तहत कौन स्मृति ताजा करने में अक्षम होगा? तो जो अनपढ़ है वो कहाँ से करेगा भाई? जो अनपढ़ पढ़ा होगा तभी तो स्मृति ताजा करेगा, कि अनपढ़ करेगा? उसको लिख लीजिए। 159 के तहत अनपढ़ शामिल नहीं है, पहला ये लिखिए, जो पूछा जाता है उसके बाद बेरक बताया जाएगा। 159 के तहत अनपढ़ शामिल नहीं है, पहले तो ये जानिए। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं या स्मृति ताजा कर सकते हैं। इसको यूपी में थोड़ा अंदर से पूछा है, तो बेरक देखिए भाई। कोई साक्षी जब वह परीक्षा के अधीन है किसी ऐसे लेख को देख करके जो उसने स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय या जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा है या इतने शीघ्र पश्चात बनाया हो कि न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था, अपनी स्मृति ताजा कर सकेगा। यानी कि जो व्यक्ति दस्तावेज लिखा है वह दस्तावेज देखकर अपनी मेमोरी क्या कर सकेगा? रिफ्रेश। भाई भूल हो गया है तो कहेगा कि हम मेमोरी क्या करेंगे? अपनी रिफ्रेश। पहला। दूसरा, साक्षी उपर्युक्त प्रकार से किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है लेकिन उसके द्वारा आपका पढ़ा गया हो और वह सही होना जानता था। तो दूसरा किस दस्तावेज को देखकर स्मृति ताजा? एक तो स्वयं बनाया था तब, और दूसरा बनाया दूसरा, लेकिन उस दूसरे दस्तावेज को स्मृति ताजा करने वाला व्यक्ति क्या था? पढ़ा था। अब अनपढ़ कहाँ करेगा भाई? पढ़ा था का मतलब क्या? आपका पढ़ा हो तो अनपढ़ कहाँ पढ़ सकता है? यही आपका पूछा जाता है कि अनपढ़ इसमें नहीं है। हाँ, और जानता था कि ये सही है। तीसरा देखिए, आपका साक्षी अपनी स्मृति ताजा करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कर सकते हैं। तो मूल कॉपी नहीं है तो द्वितीयक साक्ष्य से ही काम चला लीजिए। और आपका विशेषज्ञ, तो यही आपका क्वेश्चन ये भी बना है। विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देखकर ताजा कर सकेगा। यानी कि वकील साहब फंस गए मामले में
तो न्यायालय से कहेंगे कि रुकिए हजूर, हम किताब देख लें, या डॉक्टर साहब फंस गए तो कहेंगे कि रुकिए हजूर, हम किताब थोड़ा देख लें, तब हम गवाही देंगे, क्योंकि हम क्या हुए हैं, 303 का बेयर एक्ट हम क्या किए हैं, बेयर एक्ट की भाषा भूल गए हैं। एक बार हम क्या करें, देख लें भाई, तब आप उसके साथ। अब आपका डॉक्टर, तो आपका याद रखिएगा कौन कौन स्मृति ताज़ा कर सकता है। 3, जो दस्तावेज को स्वयं क्या किया हो, बनाया हो, जो दस्तावेज को क्या किया हो, पढ़ा हो। और तीसरा कौन, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ है ना भाई। हाँ, एक्सपर्ट कर सकते हैं, क्या देखकर, आपका किताब देखकर, प्रोफेशनल। तो ये 3 उपर्युक्त सभी मार कर आएगा। कौन नहीं कर सकता, ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। अनपढ़ कर सकता है कि नहीं, क्योंकि वो कहाँ पढ़ेगा भाई। तो अब तो याद हो गया ना, उपर्युक्त सभी मारी है तीनों। अब देखिए 160, बस एक लाइन, जब स्मृति ताज़ा कर दिए तो स्मृति ताज़ा करके बाद वह गवाही दे। भाई स्मृति ताज़ा ही कर लिया तो क्या दे, गवाही। और विपक्षी का अधिकार किस में है, 161 में। आपका विपक्षी ऐसे गवाह की प्रत परीक्षा करेगा, तो कौन सी धारा में प्रत परीक्षा करेगा, 161। इसके बाद 162, दस्तावेजों का पेश किया जाना। न्यायालय दस्तावेजों का पेश किए जाने का आदेश दे सकता है। ये कौन सी धारा, 162। इसके बाद 163, मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में उपयोग। 100, बस हेडिंग याद करना है भाई यहाँ, सूचना। अब आपका कह सकते हैं कि यहाँ सूचना पाने पर 164 से क्वेश्चन बनता है। 164 तो लिख लीजिए अलग से। तो सूचना पाने पर जिस दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर दिया गया है, उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। 164 से क्वेश्चन बना है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। देखिए एक उदाहरण बनाया जो भाई, इसी पर उदाहरण देखिए। न्यायालय ने बी को आदेशित किया, सम्मिलित किया कि इस दस्तावेज को क्या करो, पेश, और बी ने पेश नहीं किया। तो जब कानून एक बार मौका देता है, बार बार नहीं, यानी कि जैसे आप लोगों के लिए भी बिहार एपीओ में मौका है, ये मौका और इतनी सीटें बार बार नहीं आएंगी। अभी भी 6 दिन 5 दिन बचा है, अभी भी पूरी ताकत क्या करिए, लगाइए। मेरिट कम जाएगी, इतना नहीं कि बहुत हाई जाए, लेकिन आपको मेरिट में नहीं, मेरिट से मतलब नहीं है, आपको होने से मतलब है। भले मेरिट कम जाए, अगर यही हम सोच लेते कि 50-60% पर हो जाता तो हम पढ़ाते, या बार आप लोग बताइए, कभी नहीं पढ़ाते। लड़का तो ऐसे ही यहाँ का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, लेकिन आपका मेरिट ऊपर करके आना है, जैसे जे में लोगों ने किया, और उसी प्रकार बिहार एपीओ में भी ऊपर चढ़ा के आना है। तमाम लोग, हजारों लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं इस समय, और पूरे तन मन से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखिए भाई, आपका 2 स्थितियां याद रखिए, इसी उदाहरण पर हम बता रहे हैं। अगर न्यायालय ने बी से कहा कि दस्तावेज पेश करो, और बी ने दस्तावेज पेश नहीं किया, तो क्या पुनः बी उस दस्तावेज को पेश कर सकता है, सामान्यतः नहीं। लेकिन 2 अपवाद हैं, वहीं पूछा जाता है। पुनः उस दस्तावेज को कब पेश किया जा सकेगा, तो वहीं दोनों लिख लीजिए, एक न्यायालय की अनुज्ञा से, और दूसरा दूसरे पक्षकार की क्या, इजाजत, सहमत से। लिखिए भाई, अपवाद ही लिखना, यहीं पूछा जाता है कब पेश किया जाएगा दस्तावेज। तो पहला न्यायालय की अनुज्ञा से, और दूसरा दूसरे पक्षकार की क्या, सहमत से। भाई गलत ना हो, यूपी तो कई बार बनाया है, यूपी भाई कई बार बनाया है। इसके बाद 165 आ जाइए, न्यायालय द्वारा प्रश्न करने की शक्ति। और न्यायालय प्रश्न करता है तो विवश कर सकता है कि जवाब दो। तो कंपेल्ड विटनेस किस किस धारा में, 100 आपका 32, 147 और 165। इसके बाद अंतिम अध्याय से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन लिखिए भाई, आपका अध्याय 11,
अध्याय 11 क्वेश्चन का पहले मॉडल बना लिया जाए। एक ही धारा है 167, 4 लाइन में लिखवा रहा हूँ और यही आपका, वैसे मेंस में तो इतना में नहीं आएगा लेकिन प्री में आ जाना चाहिए अगर बहुत अंदर से क्वेश्चन न बनाए। वैसे समझना टेढ़ी खीर है क्योंकि 167 पढ़ते समय तमाम धाराओं को कोरिलेट किया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन बने हैं वो तो देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा अध्याय सबसे छोटा है? ये उत्तराखंड का मॉडल, तो कौन सा? 11 लिखिए। यह अध्याय सबसे छोटा अध्याय है। यह अध्याय सबसे छोटा अध्याय है, पहला जो क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितनी धाराएं इस अध्याय में है? तो केवल एक धारा है, कौन सी? 167। भाई कौन सी धारा है? केवल एक धारा, एक ही धारा है। तीसरा क्वेश्चन आइए, सीआरपी एविडेंस में रिमांड या प्रतिप्रेषण का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो लिखिए, इस धारा में रिमांड या प्रतिप्रेषण, इंग्लिश में रिमांड कहते हैं भाई, अभियुक्त का नहीं, मामले का। यह नहीं कि अभियुक्त का करा दीजिएगा। इस धारा में मामले के प्रतिप्रेषण, हिंदी में उसको इंग्लिश में रिमांड कहा जाता है, प्रतिप्रेषण या पुनः प्रेषण भी कहा जाता है, प्रतिप्रेषण का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन फिर उत्तराखंड का, ये साक्ष्य के अनुचित ग्रहण तथा अग्रहण का प्रभाव किस धारा में? लिखिए भाई, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण का प्रभाव इस धारा में दिया गया है। देखिए समय नहीं तो बताया जाता भाई, आपका निश्चित तौर पे बताया जाता, लेकिन आपका समय अभाव के कारण केवल प्री के लिए ही 4 लाइन और यहीं रट्टा मार करके जाना है। भाई कल और क्लास चलेगा भाई, सुबह से थोड़ा तबीयत भी हमारी डाउन है, किसी तरह चलाया गया क्लास। तो कल देखिए आपका आईपीसी और एविडेंस चलेगा, और आईपीसी आपका पहले पीरियड में अब लगाया जाएगा क्योंकि एविडेंस तो निपट ही गया इधर। अब एविडेंस थोड़ा स्लो कर दिया जाए और कल एविडेंस को आपका मैंने समाप्त कर दिया जाए खींच खाच के। 30 धारा और पढ़नी है, 35 धारा, तो कल हम खींच देंगे, घबराए ना। आईपीसी 1.5 घंटा में रोक देंगे। और आईपीसी भाई अध्याय 8 चलेगा पहले, उसके बाद अध्याय 16, 2 ही बचा है, तो पहले ये पढ़ा दिया जाए तब। और जो लोग भाई पहले निकल जाएंगे वीडियो अपना देख लेंगे क्रैश कोर्स की, ये नहीं कि क्योंकि भाई समय कम है तो आप वीडियो एक बार देख सकते हैं, मैंने जाते समय भी सुनते रहिए, ये काम करेगा ज़्यादा इधर।